नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और दुनिया भर की कई अहम जानकारी हैं। तो आज हम खास तौर पर देखेंगे तमिलनाडु के एक नए तटीय मिशन टीएन शोर को। भारत की सोलर एनर्जी क्षमता पर भी बात होगी। और हाँ, अमेरिका के H-1B वीजा की फीस बढ़ाने की बात का भारत पर क्या असर हो सकता है, ई गवर्नेंस में क्या नया है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टीएन शोर, तमिलनाडु कोस्टल रेस्टोरेशन मिशन, सितंबर 2025 में मंजूरी मिली है। करीब 1675 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है। सुनने में तो काफी बड़ा लग रहा है। क्या है ये असल में? हाँ, ये वाकई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मेन फोकस है तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करना, और साथ ही वहाँ की जो प्राकृतिक सहन शक्ति है, जैसे तूफान वगैरह से लड़ने की ताकत, उसे बढ़ाना। अच्छा, और इसमें खास क्या है? इसमें देखिए, एक बड़ी चीज है मैंग्रोव। करीब 1000 हेक्टेयर जमीन पर मैंग्रोव जंगल फिर से उगाए जाएंगे, या जो है उन्हें बेहतर किया जाएगा। मैंग्रोव, हाँ, इनके बारे में सुना तो है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में इनके लिए क्या अलग है? अलग ये है कि जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है ना, वो सीधे गांव के लेवल पर बनी मैंग्रोव काउंसिल को मिलेगा, जिसमें वहां के लोकल लोग ही शामिल होंगे। तो ये एक तरह से जमीनी स्तर पर एम्पावरमेंट है। ये अच्छा है, मतलब पैसा सीधे लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल। और इसके अलावा करीब 30,000 हेक्टेयर समुद्री इलाके को भी उसकी सेहत सुधारने का प्लान है। और डुगोंग और कछुओं जैसी जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, उनको बचाने पर भी जोर है। ये मैंग्रोव, ये इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं? आम पेड़ों से ये कैसे अलग हैं? ये बड़े कमाल के पौधे हैं। पहली बात तो ये खारे पानी में भी जिंदा रह लेते हैं, जो ज्यादातर पेड़ पौधे नहीं कर सकते। इन्हें थोड़ी गर्मी और अच्छी बारिश वाला माहौल चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें प्रकृति का कार्बन सिंक या कार्बन स्पंज कहते हैं। ये आम ट्रॉपिकल जंगलों के मुकाबले समझिए प्रति एकड़ 7 से 10 गुना ज्यादा कार्बन सोकर जमा करते हैं। अरे वाह, 7 से 10 गुना, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, लोगों की रोजी रोटी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे महाराष्ट्र के पालघर में एक उदाहरण है। वहां मैंग्रोव लगाने के बाद महिलाओं को मड क्रैब फार्मिंग, कीचड़ वाले केकड़े पालने का एक टिकाऊ काम मिला, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। अच्छा, ये मछलियों, केकड़ों के लिए नर्सरी जैसे होते हैं, कोरल रीफ्स को बचाते हैं, और तटीय गांव के लिए तो ये एक तरह की ढाल है। तूफान, बाढ़ से बचाते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं। तो भारत में अभी क्या स्थिति है इनकी? क्या काफी है हमारे पास मैंग्रोव्स? देखिए, जो लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट है ISFR 2023, उसके हिसाब से देश में करीब 4991 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव कवर है। अच्छी बात यह है कि 2001 से 2023 के बीच ये बढ़ा है, करीब 11.4%। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है, करीब 42.5%। फिर गुजरात का नंबर आता है लगभग 23.3%। तो बढ़ रहे हैं, ये अच्छी खबर है, पर शायद और बढ़नी चाहिए। हाँ, तटीय सुरक्षा और बायोडायवर्सिटी के लिहाज से तो बिल्कुल। चलिए अब जरा एनर्जी सेक्टर की तरफ चलते हैं। भारत की सोलर पावर क्षमता को लेकर कोई नई रिपोर्ट आई है, सुना है? हाँ, बिल्कुल। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत जो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है NISE, उसने एक रिपोर्ट जारी की है, भारत की सौर PV क्षमता आकलन, ग्राउंड माउंटेड। ये रिपोर्ट बेसिकली गाइड करती है कि सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए सही जगह कैसे चुनें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएं, प्राइवेट सेक्टर को कैसे लाएं, और ये सब भारत के बड़े लक्ष्यों से जुड़ा है। बड़े लक्ष्य जैसे वो पंचामृत वाले वादे हैं। 2047 तक एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना है और 2070 तक नेट जीरो एमिशन। ये रिपोर्ट उसी दिशा में एक कदम है। अच्छा, तो इस रिपोर्ट की सबसे खास या चौंकाने वाली बात क्या है? सबसे बड़ी बात है सोलर क्षमता का नया अनुमान। पहले 2014 में अंदाजा था कि जमीन पर लगने वाले सोलर प्लांट्स की क्षमता करीब 749 गीगावाट पीक है। 749 GWP, ठीक है। अब यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 3343 गीगावाट हो गया है। 3343, कितना? करीब 4.5 गुना ज्यादा। हाँ, जबरदस्त उछाल है। और ये भी पता चला कि अच्छी क्षमता सिर्फ राजस्थान या महाराष्ट्र में ही नहीं है, कई और राज्यों में भी काफी संभावनाएं हैं। रिपोर्ट कहती है कि देश में जो कुल बेकार पड़ी जमीन पहचानी गई है, उसका करीब 6.7% हिस्सा भी इस्तेमाल करें तो इतनी बिजली बन सकती है।
3,343 गीगावाट, ये तो बहुत ही ज्यादा है। फिर तो भारत अपनी एनर्जी जरूरतें सोलर से पूरी कर सकता है काफी हद तक। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? राह में मुश्किलें भी तो होंगी। के लिए बहुत जमीन चाहिए, हम्म। और वो जमीन अक्सर या तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव होती है, जैसे राजस्थान या गुजरात में चारागाह या रेगिस्तानी इकोसिस्टम, या फिर खेती की जमीन होती है, तो टकराव होता है। हाँ, ये तो है। और दूसरी बड़ी चुनौती है ग्रिड इंटीग्रेशन की। सोलर बिजली तो दिन में और मौसम के हिसाब से बनती है, कम ज्यादा होती रहती है। इसे ग्रिड में संभालना और सस्ती बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी का अभी उतना विकास न होना, ये एक बड़ी समस्या है। मतलब स्टोरेज की दिक्कत। हाँ, फिर पैनल भले ही सस्ते हुए हों, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट लगाने का शुरुआती खर्चा अब भी काफी ज्यादा है। बिजली बांटने वाली जो कंपनी है डिस्कॉम्स, उनकी खुद की माली हालत पतली है, और हम सोलर मॉड्यूल्स के लिए अभी भी बहुत हद तक इंपोर्ट पर निर्भर है। करीब 80% चीन से आता है। अच्छा, 80%, ये तो काफी ज्यादा निर्भरता है। बिल्कुल। फिर पॉलिसी में बार बार बदलाव या अनिश्चितता और स्किल्ड लोगों की कमी, ये सब भी चुनौतियां हैं। तो क्षमता अपार है, लेकिन राह आसान नहीं। इनसे निपटने के लिए कुछ हो भी रहा है या बस बातें ही हैं? नहीं, कोशिशें हो रही हैं। जैसे NISE खुद सोलर सेल और मॉड्यूल बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, ताकि देश में ही स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो। सोलर सहेली या सोलर दीदी जैसी पहलें हैं, जो महिलाओं को इस सेक्टर में ला रही हैं, और सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। हाँ, वो 1 करोड़ घरों वाली योजना। वही, जिसमें घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य है। तो ये छोटे बड़े कदम मिलकर शायद रास्ता आसान करें। अगर इसे थोड़ा बड़े इकोनॉमिक पिक्चर से जोड़ें तो अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या संकेत हैं? यहाँ एक अच्छी खबर है। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, उसने 2025 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया है। अब वो 6.7% कह रहे हैं। अच्छा, पहले से ज्यादा। हाँ, और महंगाई का अनुमान घटाकर 2.9% कर दिया है। OECD साल में 2 बार ये इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है, जिसमें ग्लोबल और नेशनल ट्रेंड्स का एनालिसिस होता है। तो फिलहाल भारत की इकोनॉमी को लेकर आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए, इकोनॉमी से अब टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका से H1B वीजा को लेकर एक थोड़ी चिंताजनक खबर है। फीस बढ़ाकर $1 लाख करने की बात चल रही है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये खबर वाकई चिंता पैदा करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय IT प्रोफेशनल्स और कंपनियों पर यकीनन बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये करीब 80-85 लाख रुपए हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना, हर चुनौती कुछ मौके भी लाती हैं। हाँ, ये कदम शायद भारत को एक तरह से पुश करे कि वो अपने ही देश में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का जो इकोसिस्टम है, उसे और तेजी से मजबूत करे। मौके मतलब इस मुश्किल में भी अवसर। कैसे? देखिए, एक तो ये कि भारत अपने टैलेंटेड स्टेम ग्रेजुएट्स और यंग प्रोफेशनल्स को देश में ही रोकने के लिए और ज्यादा कोशिश कर सकता है। अगर यहीं अच्छे मौके मिलेंगे तो वो बाहर क्यों जाएंगे? ब्रेन ड्रेन रुकेगा। हाँ। दूसरा, भारत ऑलरेडी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। इस ताकत को और बढ़ाया जा सकता है। फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक में और यूनिकॉर्न्स बनाए जा सकते हैं। सरकार की जो पहले हैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, उनका और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, ये सब तो चल ही रहा है। और भारत में ऑपरेशनल कॉस्ट कम है, घरेलू मार्केट बहुत बड़ा है। ये दोनों चीजें टैलेंट और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकती हैं। और अगर AI जैसी नई टेक्नोलॉजी में सही से इन्वेस्ट किया जाए तो भारत वाकई एशिया की सिलिकॉन वैली बनने की तरफ बढ़ सकता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर क्या जमीनी हकीकत इतनी आसान है? हमारे अपने देश में क्या कम चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो है, इसमें कोई शक नहीं, और काफी बड़ी हैं। जैसे हम रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर बहुत कम खर्च करते हैं। GDP का सिर्फ 0.7%। सिर्फ 0.7%? ये तो काफी कम है। हाँ, हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में भी काफी सुधार की जरूरत है, ताकि वो इनोवेशन को सही मायनों में सपोर्ट कर सके। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हर जगह उतना अच्छा नहीं है। नियम कानून कई बार काफी जटिल होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR का प्रोटेक्शन उतना मजबूत नहीं है। और लैब में जो रिसर्च होती है उसे ग्लोबल प्रोडक्ट में बदलने की क्षमता भी थोड़ी सीमित है। और फिर पड़ोसियों के साथ जो राजनीतिक तनाव है या अलग अलग नियम है, उससे रीजनल टेक कॉर्पोरेशन में भी दिक्कत आती है। तो निचोड़ यही है कि पोटेंशियल तो बहुत है,
पर उसे हकीकत बनाने के लिए इकोनॉमिक प्रैक्टिकलिटी और टेक इनोवेशन दोनों पर फोकस करना होगा। अच्छा, जब घरेलू तकनीक की बात हो रही है तो ई गवर्नेंस का जिक्र भी कर लेते हैं। ये विशाखापट्टनम घोषणा पत्र क्या है? हाँ, ये हाल ही में 28वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में अपनाया गया। इसका मेन आइडिया है सरकारी सेवाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से और बेहतर बनाना। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की बात हो रही है, मतलब सरकार के सारे विभाग मिलकर काम करें ताकि नागरिकों को सेवाएं तेजी से मिलें, बिना रुकावट के, और फैसले डेटा पर आधारित हों। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाला मंत्र। तो इसमें क्या क्या करने की बात कही गई है? कुछ खास पॉइंट्स? कई चीजें हैं। एक तो गवर्नेंस को ज्यादा इंक्लूसिव, सिटीजन सेंट्रिक और ट्रांसपेरेंट बनाना। दूसरा एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, जीआईएस, आईओटी जैसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ताकि लोगों को मल्टीलिंगुअल, रियल टाइम और उनकी लोकेशन के हिसाब से स्पेसिफिक सेवाएं मिल सकें। लेकिन साथ में एथिक्स और ट्रांसपेरेंसी का भी ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ठीक है, और जो सफल मॉडल पहले से चल रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का संपदा 2.0 है जमीन के रिकॉर्ड्स के लिए, या बेंगलुरु का ई खाता प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, या एनएचएआई का ड्रोन से हाईवे मॉनिटरिंग सिस्टम, डैम्स, इनको पूरे देश में फैलाने की बात है। नॉर्थ ईस्ट और लद्दाख जैसे इलाकों तक पहुंच बढ़ाना, पंचायतों को डिजिटल बनाना, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाना। साइबर सिक्योरिटी का भी कुछ जिक्र है। हाँ बिल्कुल, साइबर सिक्योरिटी पे जोर है। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अपनाने की बात है, मतलब किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं, हर कनेक्शन को वेरीफाई करो। पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी जैसी नई चीजों पर भी ध्यान देना है। और किसानों के लिए नेशनल एग्री स्टैक के जरिए बेहतर सेवाएं देना भी शामिल है। सुनने में तो ये सब बहुत ही महत्वाकांक्षी लग रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? भारत में ई गवर्नेंस के सामने दिक्कतें नहीं हैं? दिक्कतें तो हैं और काफी हैं। सबसे बड़ी है डिजिटल डिवाइड। शहर गांव, अमीर गरीब, पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे, इनके बीच का फासला। कई दूर के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, बिजली की सप्लाई भरोसेमंद नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। फिर जो सरकारी बाबू हैं, उनमें कई बार बदलाव को अपनाने में हिचक होती है, और अलग-अलग सरकारी विभागों के बीच तालमेल और उनके सिस्टम्स का आपस में बात कर पाना, इंटरऑपरेबिलिटी, इसकी भी कमी है। तो घोषणा पत्र तो अच्छा है, पर इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती होगी। तकनीक की बात चल रही है तो आयुर्वेद में भी कुछ डिजिटल हुआ है। DRAVYA पोर्टल। हाँ, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर, जो इस साल 23 सितंबर को था, DRAVYA पोर्टल लॉन्च किया गया। DRAVY मतलब डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सेटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस। आसान भाषा में ये आयुष मंत्रालय की पहल है, और ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, कच्चे माल और उनसे बने प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा ऑनलाइन डेटाबेस है। सबके लिए खुला है। अच्छा, मतलब सारी जानकारी एक जगह। हाँ, पुरानी किताबों से लेकर नई रिसर्च तक सब कुछ, और ये लगातार अपडेट भी होता रहेगा। चलिए, अब कुछ कानूनी और सुरक्षा से जुड़ी खबरों पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारफाइसी एक्ट पर कुछ कहा है वित्त मंत्रालय को। ये एक्ट है क्या? सारफेसी एक्ट? हाँ। पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये बेसिकली बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पावर देता है कि अगर कोई लोन नहीं चुका रहा, मतलब लोन एनपीए हो गया है, तो बैंक गिरवी रखी प्रॉपर्टी को बिना कोर्ट के दखल के जब्त करके बेच सकते हैं और अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं, खेती की जमीन को छोड़कर। अच्छा, मतलब बैंकों के लिए वसूली आसान। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि इस एक्ट के कुछ नियमों में जो कंफ्यूजन या विसंगतियां हैं, उन्हें ठीक किया जाए। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि एक बार प्रॉपर्टी की नीलामी का नोटिस जारी हो जाता है, तो फिर लोन लेने वाले का उस प्रॉपर्टी को वापस छुड़ाने का जो अधिकार होता है, राइट ऑफ रिडेम्पशन, वो खत्म हो जाता है। तो ये तो लोन लेने वालों के लिए थोड़ी सख्त बात हो गई। क्या इस एक्ट से जुड़ी कुछ और समस्याएं भी हैं? हाँ, कुछ मुद्दे हैं, जैसे एक्ट की धारा 13 और नियमों में थोड़ी अस्पष्टता है, खासकर ये रिडेम्पशन वाले अधिकार को लेकर। कानूनी प्रक्रिया में कई बार देर हो जाती है, प्रॉपर्टी को ढूंढना, उसे बेचना, इसमें भी बैंकों को दिक्कतें आती हैं।
ये एक्ट सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स पर लागू होता है और 1 लाख से कम के लोन पर नहीं। और ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि कभी-कभी बैंक अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, उधारकर्ताओं के अधिकारों का हनन होता है। लोन रिकवरी ट्रिब्यूनल, DRTs और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs भी उतनी सफल नहीं रही हैं जितनी उम्मीद थी। तो मतलब सुधार की गुंजाइश है इसमें? बिल्कुल। नियमों को और साफ करने, प्रक्रिया तेज करने और उधारकर्ताओं के अधिकारों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। सुरक्षा की बात करें तो अमेरिका से एक थोड़ी डरावनी खबर है। नाइटमेयर बैक्टीरिया का मामले बढ़ रहे हैं। ये क्या चीज है? हाँ, ये वाकई चिंता की बात है। नाइटमेयर बैक्टीरिया उन बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल किया जा रहा शब्द है जिन पर लगभग सारी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो चुकी हैं। मतलब सुपर बग्स का भी सुपर बग। सारी एंटीबायोटिक्स बेअसर? बाप रे। हाँ, और इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये बैक्टीरिया अपने ये रेजिस्टेंस वाली जीन, मतलब ये जो सुपर पावर है, इसे दूसरे बैक्टीरिया के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं, प्लाज्मिड्स के जरिए। अच्छा, मतलब ये फैल सकता है? हाँ, इससे ये प्रॉब्लम और तेजी से फैल सकती है। इसके कुछ उदाहरण हैं VRSA, कैंडिडा ऑरिस जो एक फंगस है, और CRE। इनसे होने वाले इन्फेक्शंस का इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासकर अस्पतालों में। ये तो सच में नाइटमेयर यानी बुरे सपने जैसा है। अच्छा, अब डिफेंस सेक्टर से एक अच्छी खबर। भारत ने विदेश में मोरक्को में अपना पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है। हाँ, ये एक बड़ा कदम है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए। रक्षा मंत्री ने मोरक्को में इस प्लांट का उद्घाटन किया है। ये फैक्ट्री भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म W8X8 बनाएंगी। ये टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड TASL और DRDO का जॉइंट वेंचर है। W8X8 ये क्या है? ये एक पहियों वाला बख्तरबंद वाहन है और ये भारत का पहला एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल व्हील्ड है। मतलब ये जमीन पर तो चलता ही है, पानी में भी तैर सकता है। अच्छा, एम्फीबियस? हाँ, इसे बेहतर प्रोटेक्शन, हर तरह के इलाके में चलने की क्षमता और ज्यादा फायर पावर के लिए डिजाइन किया गया है। मोरक्को में इसका बनना भारत की बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता को दिखाता है। चलिए, अब दुनिया भर की कुछ और हलचल और हेल्थ से जुड़ी कुछ बातें फटाफट देख लेते हैं। जरूर। फिलीपींस में सुपर टाइफून रागसा ने काफी नुकसान पहुंचाया है। सुपर टाइफून बहुत ताकतवर होते हैं। हवा की रफ्तार 185 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा होती है। ये गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। भारत में भी कुछ हुआ, अंडमान में ज्वालामुखी? हाँ, अंडमान द्वीप समूह में जो बैरन आइलैंड ज्वालामुखी है, भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो, उसमें फिर से इरप्शन हुआ है। ये पोर्ट ब्लेयर से करीब 138 किलोमीटर दूर है। और पेरू में भूकंप आया है। हाँ, पेरू के दक्षिणी तट पर 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। पेरू, जैसा कि पता है, दक्षिण अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर है। अमेज़न जंगल, एंडीज पहाड़, टिटिकाका झील सब यहीं हैं। भारत चीन सीमा के पास भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट? हाँ, अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट की ओंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट कमेटी से क्लियरेंस मिल गई है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तिब्बत से निकलती है। और आखिर में हेल्थ से जुड़ी एक जरूरी बात, पैरासीटामोल और ऑटिज्म को लेकर क्या स्थिति है? हाँ, WHO ने साफ किया है कि प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल लेने और बच्चों में ऑटिज्म होने के खतरे के बीच कोई सीधा लिंक नहीं मिला है। अच्छा, मतलब वो चिंताएं निराधार थीं। हाँ, WHO के मुताबिक अभी तक के एविडेंस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन साबित नहीं होता। पैरासीटामोल एक कॉमन पेन किलर है और ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो WHO ने स्थिति साफ की है। चलिए, तो ये थी आज की जानकारी की परतें जिन्हें हमने खोला। मैंग्रोव की जड़ों से लेकर डिजिटल दुनिया तक, सोलर पावर से लेकर सुपर बग्स तक, कोशिश यही थी कि जरूरी बातें आप तक आसान तरीके से पहुंचे। आहा, जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है। आज हमने देखा कि भारत कैसे अपनी तटीय सुरक्षा, ऊर्जा स्वतंत्रता और तकनीकी आत्मनिर्भरता, इन सब पर एक साथ काम कर रहा है। लेकिन ये सारी कोशिशें जुड़ी हुई हैं कई चुनौतियों से। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, नियमों की उलझनें, क्लाइमेट चेंज के असर, ग्लोबल हेल्थ रिस्क।
तो क्या इन सब अलग-अलग मोर्चों पर कामयाबी के लिए एक इंटीग्रेटेड, एक होल सिस्टम अप्रोच जरूरी नहीं है? एक ऐसा नजरिया जो सिर्फ सरकारी नीतियों पर ही ना टिका हो, बल्कि जिसमें जमीनी स्तर पर कम्युनिटी की भागीदारी और प्राइवेट सेक्टर का इनोवेशन भी उतनी ही अहम भूमिका निभाए। क्या यही वो चाबी है जो इन जटिल, आपस में जुड़ी चुनौतियों का ताला खोलकर भारत की असली क्षमता को सामने लाएगी? सोचने वाली बात है। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।